हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि है चैप्टर नंबर 16। अभी तक हमने देखा एनर्जी के सोर्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं। नेचुरल सोर्स के बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं हमारे पास में, फूड, वाटर, जो भी है, एनर्जी का सोर्स भी, उन सभी का मैनेजमेंट कैसे हम करेंगे। इसे करने से पहले चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारा पिछले चैप्टर से छूटा हुआ है, और कुछ समरी भी कर लेते हैं। यहाँ है हमारा समरी और कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल्स अगर साथ में, 3 एटम्स अगर साथ में हो तो एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है। ऑलराइट, ये हमारे इकोसिस्टम को इसीलिए प्रभावित कर सकता है क्योंकि ये जो है ओजोन का लेयर हमारे अर्थ को ढका हुआ है, और दिन ब दिन यहाँ पर ये ओजोन लेयर में छेद होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इमिट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये रिएक्शन की वजह से ओजोन लेयर घटते जाता है। ओजोन लेयर क्या करता है? हमारे अर्थ को बचाता है। किस चीज़ से? सन के UV रेडिएशन से। सन से जो भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आते हैं उससे बचाता है। अब अगर ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा हो तो बहुत सारे स्पीसीज़ जो हैं हमारे इकोसिस्टम के, बहुत सारे स्पीसीज़ वो ख़त्म होने लगेंगे, क्योंकि वो UV रेडिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो कम होने लगेंगे। तो इस तरीके से ये इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। अब अगर कोई एक स्पीसीज़ विलुप्त हो गया, ख़त्म हो रहा है, तो उससे रिलेटेड बाकी जो स्पीसीज़ हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ऑलराइट, और कुछ ऐसे स्पीसीज़ यहाँ पर आगे बढ़ के आएंगे जो UV रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इकोसिस्टम को यहाँ पर अफेक्ट डालता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। 2 मेथड्स बताइए जिसके वजह से आप वेस्ट डिस्पोजल को मैनेज कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ये काफ़ी इजी है। आप खुद से सोचो, सबके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, सबके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, जिस पे हम वेस्ट डिस्पोजल को कुछ एक अलग तरीक़ा से कम करें। सबसे पहले तो वेस्ट ही जनरेट कम करें, रीयूज़ करें वेस्ट का। इस तरीके से आप सोच सकते हो, कुछ कंटेनर ऐसे रखें जिस पर हम वेस्ट को सेपरेट करके रखें, जो सेपरेट फॉर्म में हो, और उसको एक जगह पर डंप करें। चलिए बढ़ते हैं समरी की ओर। आपको एक ही समरी में पूरा चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। कहता है कि इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इनमें क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो सनलाइट्स और जो इन्वायरमेंट से जो भी नॉन बायोटिक, या फिर आप कहो कि नॉन लिविंग बींग्स से, नॉन लिविंग थिंग्स से ये एनर्जी बनाते हैं। और ये प्रोड्यूसर्स का जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट लेवल के, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर। जब इस प्लांट को एनर्जी, ये प्रोड्यूसर्स मेनली क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स को जब खाते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के एनिमल्स, तो उन पर ये ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का। और जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो लॉस होता है एनर्जी का। हर ट्रॉपिक लेवल पर लॉस होते जाता है, और इसकी वजह से जो ट्रॉपिक लेवल है वो लिमिट हो जाता है, क्योंकि लास्ट तक जो है एनर्जी उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र करने के लिए बचता नहीं है। हम सभी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पर, आपका भी पड़ता है। कहता है कि जैसे CFC ओजोन लेयर को यहाँ पर डैमेज कर रहा है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, हमारे अर्थ को सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अब यहाँ पर जो वेस्ट हम बनाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और यहाँ पर वेस्ट का डिस्पोजल जो है वो सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कॉज कर रहा है, ये आपको पता ही है। चलिए आते हैं आज के हमारे इस चैप्टर की ओर, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करें। कहता है कि हमने क्लास 9 में ही कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सोयल, एयर और वाटर के बारे में पढ़ा है। बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो साइकिल्ड हो जाते हैं और फिर से हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। लेकिन इस चैप्टर हम देखेंगे कि इन रिसोर्सेज पर पोल्यूशन कैसे हो रहे हैं हमारे कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से। और इस चैप्टर में हम इन चीज़ों के बारे में देखेंगे जो हमारे रिसोर्सेज हैं और उसको हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं।
और उस यूज़ करने के तरीके को हम बदल करके यहाँ पर इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल, पेट्रोलियम, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे और उनके इश्यूज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्यों क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सभी रिसोर्सेस का अच्छे से होना और इनका अच्छा यूज़ होना ज़रूरी है। ऑलराइट, जैसे कि आप बहुत ही सुनते रहते होंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, ग्लोबल लेवल के प्रॉब्लम्स। हम लोग हेल्पलेस फील करते हैं, कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते हैं। एक आदमी क्या चेंज करेगा, इसीलिए सभी को चेंज करना पड़ता है। इसके लिए कुछ इंटरनेशनल लॉज, रेगुलेशन, ये सभी आया। नेशनल लॉज, एक्ट ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सभी है। किस लिए है? इसीलिए क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, फॉर प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक्टिविटी 6.1 कि इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रेगुलेशन के लिए, रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स कौन कौन से हैं उसको आप फाइंड कीजिए और डिस्कस कीजिए इसके बारे में। आगे कहता है एक्टिविटी 16.2 कि अपने आसपास में कोई ऑर्गेनाइजेशन, अपने नेबरहुड में आप ये देखिए जो प्रमोट करते हैं ऐसे एक्टिविटीज़ को जो हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करें, और इन पर आप खुद का जो कंट्रीब्यूशन है उसको डिस्कस कीजिए और किस तरीके से आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो और अच्छे तरीके से उसको आप यहाँ पर डिस्कस कीजिए। जैसे अभी कोविड के टाइम पे लोग मास्क इधर उधर फेंक देते थे। कोविड के टाइम में वैसे पोल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ, बट बहुत सारे वेस्ट डिस्पोजल इस पर बढ़ गए। तो इन पर आप क्या अपना इफ़ेक्ट डाल रहे हो, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो इन इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। बहुत सारे रिसेंट फिनोमिनन हैं हमारे सोसाइटी में जो होते रहते हैं, अनथिंकिंगली एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज। जैसे कि गंगा में यहाँ पर कूड़ा कचरा फेंक देना, गंगा में ले जाकर सब कुछ को बहा देना। तो इन सभी पे यहाँ पर एक्शन लिए गए हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान। क्योंकि ये सभी अवेयरनेस जब भी आता है तो यूजुअली ये सब अवेयरनेस यहाँ पर कुछ एक्शंस जो हैं यहाँ पर लिए जाते हैं। ये कब आया? 1985 में। क्योंकि गंगा का क्वालिटी, गंगा के पानी का क्वालिटी बहुत ही कम हो चुका था, वेरी पुअर हो चुका था, बहुत ख़राब हो चुका था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर में। कहता है कि कोलीफॉर्म एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो कि आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अब इंटेस्टाइन में वो क्या करता है कि बहुत सारे अनविलिंग चीज़ों को डाइजेस्ट करने में काम आता है। लेकिन ये अगर पानी के अंदर में रहे तो उसके वजह से पानी को कॉन्टामिनेट कर देता है, ख़राब कर देता है। वो जो है बैक्टीरिया अगर कोई पानी में रहे तो आप पीना पसंद तो नहीं करोगे। यहाँ पर कुछ फिगर दिए हुए हैं, इस पे कोलीफॉर्म का जो अमाउंट है वाटर पे उसको डिस्कस किया हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ टोटल कोलीफॉर्म जो है वो पर 100 ml पर ये शो किया हुआ है, और ये जो है यहाँ पर जगह का नाम दिया हुआ है और उस जगह पर कितना कोलीफॉर्म है पर 100 ml ऑफ वाटर में, उसका यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो ऋषिकेश में पर 100 ml पर 600 से 700 के बीच में जो है कोलीफॉर्म पाए जा रहे हैं। उसी तरीके से हरिद्वार में, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है नरोरा में, यहाँ पर जिसका डिज़ायर्ड लेवल जो है वो यहाँ ग्रीन से आप देख सकते हो 500 के आसपास में रहना चाहिए, बट उतना ज़्यादा यहाँ पर हो चुका था। अभी तो गंगा के बारे में बहुत सारे यहाँ पर ये आ गए हैं, लॉज आ गए हैं कि गंगा पर थूका तो भी होगी जेल, इस टाइप से। तो अभी नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़ा सा उसका बचाव में बहुत सारे एक्शन लिए हुए हैं, और आप भी अपने एक्शन कुछ अपना ही लेना, कुछ कंट्रीब्यूट करो नेचर को, क्योंकि नेचर की वजह से हम हैं, हमारे वजह से नेचर भी होना चाहिए। ये जो डेटा है वो 1993 से 1994 के बीच का है, अभी ये थोड़ा कम हो गया होगा। ये आपका आया हुआ था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली से। पोल्यूशन ऑफ गंगा के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आप खुद से पढ़ लो। ये कहाँ कहाँ से कहाँ तक जाता है? गंगोत्री हिमालय से ये बे ऑफ बंगाल तक जाता है, गंगा सागर तक, और ये कई शहरों से गुजरता हुआ जाता है, कई राज्यों से गुजरता हुआ जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। और ये सभी क्या करते हैं? इस पर गार्बेज फेंक देते हैं।
और गार्बेज फेंकने के अलावा आप यहाँ पर सोचिए कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे नहाना, कपड़े धोना, इस ऐसे जो है सभी धूल कण, मिट्टी, राख सभी कुछ को वहाँ पर फेंक देना। लोग गंगा में शुद्ध होने के लिए जाते हैं, वहाँ पर कचरा भी फेंक देते हैं, वहाँ पर अस्थियाँ बहाते हैं। और इतना ही नहीं, इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी अपना कुछ केमिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर डालता है, वो अपना केमिकल कचरा को वहाँ पर डंप कर देता है। तो गंगा का पोल्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो फिश, इन सभी को, रिवर के अंदर में जो भी मछलियाँ हैं उनको भी मार देता है, इतना टॉक्सिक हो जाता है उसका पानी। तो सोचिए कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करना चाहिए और क्यों हम लोगों को बचाना चाहिए। आगे कहता है दैट एज यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है, कुछ क्वांटिटी है जो क्वांटिफाई करता है पोल्यूशन कितना है, पानी के अंदर में कितना पोल्यूशन है, उसको जांचने के लिए, उसको मापने के लिए कुछ क्वांटिफाई कर सकता है। वैसे हमारे पास में कुछ मेजरेबल फैक्टर्स हैं जो हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे नहाने के लिए जो पानी है वो कितना साफ़ होना चाहिए, या फिर पीने वाला जो पानी हो उससे ज़्यादा साफ़ होना ही चाहिए। नहाने वाले को हम पी नहीं सकते, पीने वाले को हम नहाने के लिए उतना यूज नहीं कर सकते क्योंकि उतना ये अमाउंट में प्रेजेंस है नहीं। कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, अगर वो थोड़े क्वांटिटी में भी प्रेजेंट हों तो बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स भी हैं मेज़र करने के लिए। आपने चैप्टर 2 में पीएच के बारे में पढ़ा हुआ होगा, उस पीएच के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कि वाटर का जो पीएच है वो आप इजीली चेक कर सकते हो। यूनिवर्सल इंडिकेटर से आप पीएच चेक करो, वो न्यूट्रल है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा उस पर कितना एसिड है, कितना बेस है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 16.3 कहता है कि आप वाटर सप्लाई का, आपका जो घर में वाटर सप्लाई आता है उसका पीएच चेक कीजिए। पॉन्ड, रिवर, ये लेक, स्ट्रीम, इन सभी का आप पीएच चेक कीजिए और देखिए क्या क्या आप ऑब्जर्व करते हो और किसमें कितना डिफरेंस है। अब इतना दिक्कत हो रहा है, इतना पानी में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो हम लोग को बहुत पावरलेस या ओवरवेल्म्ड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं जो अवस्था है उसको। आपने 3 Rs के बारे में सुना होगा, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़ क्या है, चलिए समझते हैं। रिड्यूस का क्या मतलब हुआ? रिड्यूस का मतलब हुआ कि यूज़ कीजिए कम। रिड्यूस मतलब कम कर दीजिए। क्या कम करेंगे? यूज़ करना कम कर देंगे। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिसिटी जितना भी खर्च कर रहे हैं उसको धीरे धीरे अननेसेसरी लाइट्स वगैरह को बंद कर देते हैं। वाटर को हम सेव करेंगे, ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करेंगे। ज़रूरत है, अब बिना यूज किए भी हम रह नहीं सकते हैं। क्या फूड को वेस्ट हम लोग को करना चाहिए? खाना बना करके फेंक देना चाहिए? नहीं, नीडीज़ को दीजिए। खाना खुद अच्छे से इतना ही बनाइए जितना आप खा सकते हो, क्योंकि वाटर में जब ये फूड जाता है, जब ख़राब हो जाता है तो उसमें से मीथेन गैस रिलीज होता है जो काफ़ी हार्मफुल होता है। नेक्स्ट हमारा है रिसाइकल। रिसाइकल मतलब कि फिर से बनाना, फिर से यूज करना, या फिर जो बन चुका है उसको दोबारा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कराना। जैसे प्लास्टिक, पेपर्स, ग्लास, ये सभी, या फिर मेटल्स के जो भी एलिमेंट्स हैं यूज हो चुके हैं, फिर अब उसको आप दोबारा से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे मटेरियल पर। प्लास्टिक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, अगर जैसे एक प्लास्टिक का पॉलीथीन बैग है, अगर उसको हम कलेक्ट करके बहुत सारे पॉलीथीन बैग को एक प्लास्टिक का चेयर बना दे तो वो यूज हो गया। पेपर है, पेपर को भी उसी तरीके से हम दोबारा यूज कर सकते हैं, रफ पेपर के रूप में यूज कर सकते हैं। ग्लास है, ग्लास टूट जाता है, उसके बाद में उसको हम फिर से हीट करके, उसको मेल्ट करके फिर से बना सकते हैं। उस तरीके से मेटल है, मेटल को हम एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। टूटा हुआ है तो उसको फिर दोबारा हम नए फॉर्म में, नए रूप में, नए ऑब्जेक्ट के रूप में हम ला सकते हैं। तो ये रिसाइकल हुआ। तो रिसाइकल करने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले सेग्रीगेट करेंगे हम जो हमारे वेस्ट हैं, ठीक है। वेस्ट से ही हम फिर से बनाएंगे और उसमें से जो फिर से रिसाइकल हो सकते हैं उसको रिसाइकल करेंगे। ऑलराइट, अब इसी में एक और पॉइंट रिलेटेड आता है, रीयूज़। अब रीयूज़ क्या है? जैसे मान के चलते हैं, ऐसे समझिए कि एक कोई डब्बा है, उस पर आपने पीनट बटर ऑर्डर किया, घर पर आ गया, उस पीनट बटर को आपने ख़त्म कर दिया। बहुत जल्दी जल्दी पीनट बटर बहुत स्वादिष्ट होता है, आपने ख़त्म कर दिया। अब उस डब्बे का आप क्या करोगे? उस डब्बे का आप किसी दूसरे काम के लिए यूज़ जब करो तो उसको कहा जाएगा रीयूज़ करना। एक पॉलीथीन बैग है,
पॉलीथीन बैग आपने कुछ सामान लेकर के कहीं से आप लेकर के आए और वो सामान आपने उसका यूज़ किया, उसके बाद आपके पास पॉलीथीन बैग है। अब अगले बार जब भी आप सामान लेने जाओ उसी पॉलीथीन बैग को लेकर के जाओ और उसी पॉलीथीन बैग में फिर से सामान लेकर के आओ, तो ये क्या हुआ, उस पॉलीथीन बैग का रीयूज़ हुआ। तो आपको क्या करना है, जिस जिस चीज़ों का रीयूज़ कर सकते हो उन चीज़ों का रीयूज़ करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि प्लास्टिक आपको फिर दोबारा नया आपको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब नया प्लास्टिक लाने के लिए अगर आप नहीं कह रहे हो, यानी कि प्लास्टिक एक आप बचा रहे हो, एक प्लास्टिक बचा रहे हो मतलब कि जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ एक प्लास्टिक कम बन रहा है, यानी कि एक प्लास्टिक जो है आप सेव कर रहे हो। ऑलराइट, इसमें रीयूज़ का भी आप अगर यहाँ देखो तो रीयूज़ करने में कोई भी मटेरियल को रीयूज़ करने में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आता है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लगता नहीं है। जैसे बनाने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है या फिर रिसाइकल करने में भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है, तो उसी तरीके से रिड्यूस और रीयूज़ करने में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आप लोगों को यहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो ये था 3 Rs। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कोई भी एवरीडे चॉइसेस हम जब करते हैं तो हम इस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। अब ऐसा करने के लिए हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हम लोगों का कौन सा एक्टिविटी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्या इनकरेज करता है, वो कहता है कि आप कुछ करेंट बेसिक ह्यूमन नीड्स को आप करो, कंप्लीट करो, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज को प्रिजर्व भी करो जो फ्यूचर जनरेशन तक में काम आए। और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रिलेटेड है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपके विलिंगनेस पर डिपेंड करता है, आप कितना चाहते हो, आप क्या चाहते हो और आप कितना इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के पीछे ईमानदार हो। तो ईच इंडिविजुअल जो है अगर वो रेडी होता है अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका जो यूज अभी कर रहा है उसका अल्टर में उसको बचा बचा करके 3 Rs का फॉलो करके अगर यूज करे तो ये हम लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगा। आगे है 16.4। कहता है कि अपने टाउन या विलेज आप बहुत दिनों के एब्सेंस के बाद में अगर विजिट करते हो तो आप देखते हो कि नया घर, नए सड़कें बन जाती हैं। तो ये सभी बिल्डिंग्स, ये सभी का मटेरियल्स कहाँ से आता है, इन मटेरियल्स का आप एक लिस्ट बनाओ और उसका जो प्रोबेबल सोर्स है कहाँ से आ सकता है उसको आप यहाँ लिस्ट बनाओ और इसको अपने क्लासमेट के साथ में डिस्कस करो और देखो कि इन मटेरियल्स का यूज जो है वो रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। आप प्लास्टिक का यूज कर सकते हो फिर से नया रोड्स बनाने के लिए। ऐसे रोड्स जो हैं वो काफ़ी मजबूत भी होते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। आपने सुना होगा मिशन मंगल में कि किस तरीके से मंगलयान को बनाया गया था वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट प्लास्टिक से। तो वहाँ पर इकोनॉमिक हेल्प भी हुआ, यहाँ पर इकोनॉमी को जो है यहाँ पर हेल्प मिला, ज़्यादा पैसा ना खर्च हुआ और अच्छा हम लोगों को अच्छे क्वालिटीज़ का मटेरियल भी मिल गया और वेस्ट जो है वो कम भी हो गया। तो आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। जैसा कि आपको पता ही है बट आप देख लेना एक बार, थोड़ा सा और अच्छे से आपको नॉलेज आ जाता है कि NCERT क्या कह रहा है। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।